आपको आपके फर्स्ट यूनिट की सिलेबस में साहित्य संचयन की जो किताब है, पुस्तक की एकांकी अर्थात 1 अंक वाली नाटक, मतलब इसमें पर्दा गिरता बार बार गिरता उठता नहीं है। एकांकी मतलब सिर्फ एक ही अंक का, एक ही पाठ का नाटक, वो बहू की विदा, इसके बारे में बताने वाली हूँ। बहू की विदा के लेखक जो हैं विनोद रस्तोगी जी, ये हमारे समाज में फैले दहेज नाम की जो सबसे बड़ी कुप्रथा है, इसके बारे में हमारा दृष्टि आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं इस एकांकी के माध्यम से। दहेज अर्थात विवाह के समय, शादी के समय लड़के वालों की तरफ से लड़की वाले के घर से नकद पैसे या फिर बहुत सारे कीमती सामान या गहने जेवर इत्यादि की मांग की जाती है, और अगर ये मांग पूरी नहीं होती है तो फिर उनके साथ, बहुओं के साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। तो ये एकांकी जो है ऐसी ही दहेज के बारे में कही गई है, जहाँ की जीवन लाल नाम के एक बहुत बड़े व्यापारी हुआ करते हैं, जिन्होंने अपने बेटे की शादी में प्रमोद नामक एक युवक की बहन कमला से अपने बेटे की शादी करवाते हैं, और दहेज में वो काफी सारा पैसा मांगते हैं। और जब वो पैसा शादी के वक्त पूरा नहीं दे पा सकते हैं कमला के घर वाले, तो फिर जीवन लाल जो है वो कमला पर बहुत सख्त व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। कैसा व्यवहार, इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। एकांकी में 5 पात्र हैं, कैरेक्टर हैं। जीवनलाल जो कि एक धनी व्यापारी हैं, जिनकी उम्र करीबन 50 साल की है। राजेश्वरी जीवनलाल की पत्नी, रमेश जीवनलाल का बेटा, कमला जो कि रमेश की पत्नी है, और प्रमोद जो कमला का भाई है। पर्दा उठता है और हम क्या देखते हैं कि जीवनलाल जो है वो कमरे में खिड़की के पास खड़े हुए हैं। कमरा आधुनिक ढंग से सजा है। सामने की ओर बाएं कोने में रेडियो और दाएं कोने में पुस्तकों का रैक है। कमरे के सोफा सेट हैं। छोटी गोल मेज पर सुंदर फूलदान रखा है। कमरे में 2 द्वार हैं। सामने वाला द्वार अंदर जाने के लिए है, और बाएं का द्वार बाहरी बरामदे में खुलता है। दोनों पर पर्दे पड़े हैं। दाईं ओर खिड़की खुली हुई है। मतलब जो सेटअप है वो बिल्कुल एक खाते पीते घर के धनी परिवार को दर्शाता है। पर्दा उठने पर जीवनलाल खिड़की के समीप खड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। वे बाहर की ओर देख रहे हैं। भरे चेहरे पर बड़ी बड़ी मूछें हैं। सिर गंजा है। धोती कुर्ता पहने हैं। मुख पर गंभीरता और समृद्धि के चिन्ह हैं। उनसे कुछ दूर हटकर ही प्रमोद विनम्र भाव से खड़ा है। वह पैंट और बुशर्ट पहने हैं। चेहरे पर निराशाजन्य करुण भाव है। मतलब वो जीवनलाल से की बात पर निराश है प्रमोद, और जीवनलाल जो है वो, उनका चेहरा देख के ऐसा लग रहा है कि वो अपनी बात पर बिल्कुल अड़े हुए हैं। वो और किसी की बात नहीं सुनेंगे। बातचीत शुरू होती है। प्रमोद आगे बढ़कर धीमे स्वर में कहता है, क्या निर्णय किया आपने, मतलब आपने क्या फैसला किया? जीवनलाल से प्रमोद पूछता है। जीवनलाल कहते हैं, विदा नहीं होगी। प्रमोद, लेकिन जरा सोचिए तो, यदि आपने विदा नहीं की तो बहन की क्या दशा होगी? मतलब प्रमोद यहाँ पे अपनी बहन को मायके ले जाने के लिए आया है, और
जीवन लाल कह रहे हैं कि नहीं, मैं बहू को विदा नहीं होने दूंगा। तो प्रमोद कह रहा है कि एक बार प्लीज सोच लीजिए फिर से, नहीं अगर आप उसको विदा करेंगे तो उसके मन में कितना कष्ट होगा। जीवनलाल कहते हैं, मैंने उसकी दशा का ठेका नहीं लिया है। प्रमोद, हर लड़की पहला सावन अपनी सखी सहेलियों के साथ हंस खेल कर बिताने का सपना देखती है। जरा सोचिए, प्रमोद कह रहा है कि जरा सोचिए एक बार, हर लड़की शादी के बाद जो पहला सावन होता है उसमें अपनी मायके जाके अपने दोस्तों के साथ बिताने का सपना देखती है, खुशी से, आनंद से। जीवनलाल कहते हैं, जानता हूँ। जीवनलाल सोफे पर बैठकर जम्हाई लेते हैं, मानो प्रमोद की बातों से ऊब रहे हो। तो ऐसा वो मतलब दिखाना चाहते हैं कि प्रमोद की बातों का उन पर कोई असर नहीं हो रहा है, वो बोर फील कर रहे हैं प्रमोद की बात से। तो वो कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि हर लड़की शादी के बाद पहला सावन जो है वो अपने मायके में बिताना चाहती है। यह जानकर भी प्रमोद कह रहा है। जीवनलाल कहते हैं, अपना निर्णय सुना चुका हूँ, विदा नहीं होगी। तो जीवनलाल कहता है कि नहीं, मैं अपना फैसला सुना चुका हूँ, एक बार सुना चुका हूँ, अब मैं तुम्हारी बहन को या अपनी बहू को मैं विदा नहीं होने दूंगा। प्रमोद, यदि मैं कमला को बिना लिए ही गया तो माँ का हृदय टूट जाएगा। तो प्रमोद कहता है कि अगर मैं कमला को बिना लिए घर लौट गया तो माँ बहुत दुखी हो जाएंगी। माँ का हृदय टूट जाएगा का मतलब माँ बहुत दुखी हो जाएगी, क्योंकि वो बहुत बेसब्री से आस लगाए हुए बैठी है कि शादी के बाद पहली बार बेटी मायके जाएगी। जीवनलाल कहते हैं, मैं मजबूर हूँ। अगर माँ बहन का इतना ही ख्याल था तो दहेज पूरा क्यों नहीं दिया। तो जीवनलाल कहते हैं, मैं भी मजबूर हूँ। अगर तुम्हें अपनी माँ और बहन के बारे में इतनी ही सोच थी तो फिर दहेज का पूरा रकम क्यों नहीं दिया। प्रमोद बहुत ही करुण स्वर में कहता है, अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितना भी हो सका हमने दे दिया, फिर भी लेकिन हमने तो जितनी मांग की गई थी पूरा दे दिया, अपना जितना हैसियत था, सामर्थ्य मतलब हैसियत, जितनी हैसियत थी उसके अनुसार तो हमने पूरा दिया, जितना हमसे बन सका हमने उसको पूरा करने की कोशिश की। लेकिन फिर भी जीवनलाल कड़े स्वर में कहते हैं, अगर तुम्हारी सामर्थ्य कम थी तो अपनी बराबरी का घर देखते झोपड़ी में रहकर महल से नाता क्यों जोड़ा। तो जीवनलाल गुस्से में आके कहते हैं कि अगर तुम्हें अपनी हैसियत का ख्याल था तो तुमने फिर हमारे जैसे बड़े खानदान में अपनी बहन का नाता क्यों जोड़ा। तुम अपनी हैसियत वाले ही घर में अपनी बहन की शादी कर सकते थे, महल में झोपड़ी में रह के, मतलब इतने गरीब होकर के तुम धनी परिवार से अपना नाता क्यों जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। जी प्रमोद हाथ जोड़कर विनती करता है, फिर भी जीवनलाल उठकर आवेश में टहलते हुए, देना तो दूर बारात की खातिर भी ठीक से नहीं की गई, मेरे नाम पर जो धब्बा लगा, मेरी शान को जो ठेस पहुंची, हरी बिरादरी में जो हंसी हुई, उस करारी चोट का घाव आज भी हरा है। जाओ कह देना अपनी माँ से कि अगर बेटी विदा कराना चाहती है तो पहले उस घाव के लिए मरहम भेजे। ये पैरा बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जीवनलाल कहते हैं कि एक तो तुमने दहेज का पूरा रकम नहीं दिया, ऊपर से बारातियों का ठीक से खातिरदारी भी नहीं की, जिसके कारण समाज बिरादरी में मेरा नाक कट गया, दोस्तों के सामने, अपने रिलेटिव्स के सामने मेरा अपमान हुआ। इसके बारे में वो कह रहे हैं कि मेरे नाम पर जो धब्बा लगा, मेरी शान को जो ठेस पहुंची, मतलब बारात की खातिरदारी ठीक से नहीं हुई, इसके लिए उनके दोस्त रिश्तेदारों ने उनकी हंसी मजाक उड़ाया उनको, तो इससे उनका अपमान हुआ समाज में, इसी के बारे में कह रहे हैं। उस करारी चोट का घाव आज भी
अपमान का जो इफेक्ट है, जो प्रभाव है, वो अभी भी ताज़ा है मेरे दिल में। इसलिए अपनी माँ से जाकर कहो कि अगर अपनी बेटी को विदा कराना चाहती है तो जो घाव उन्होंने मुझे दिया है, अर्थात पूरी रकम, दहेज की पूरी रकम ना देना और बारातियों की ठीक से खातिरदारी न करना, इससे जो उनका अपमान हुआ है उसके लिए ठीक ठीक मरहम भेजे, अर्थात वो जो पैसा बाकी है दहेज का वो उनको भेजने की कोशिश करें, तभी मैं उनकी बेटी का विदा करूंगा।